हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इस वाली वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग के और आगे वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टार्ट करी थी हमारी 11th की अकाउंटेंसी और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। मेजरली जो अगर हम बेस के हिसाब से देखें तो हमने दो टॉपिक पढ़े थे कि अकाउंटिंग क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट में। ठीक है, वो वाली वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से आपने पढ़ी, आपने उसका रिस्पॉन्स भी दिया और हम इसके आगे वाले टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे। बात करें नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अकाउंटिंग की, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द वर्किंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग काम क्या करती है, व्हाट ऑल थिंग्स इंक्लूड्स अंडर अकाउंटिंग। तो हमने एक पहले उसकी डेफिनेशन पे जाओ, अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, दैट इट इज अ स्टेटमेंट और इट इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या होता है, एक पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं। लाइक वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, वी समराइज देम, वी क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और उसको रिलेटेड जो भी उसके यूजर्स हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो यही सर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन के आते हैं। आप अगर देखोगे तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का मेजर काम क्या है, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कई प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, इट कैन बी इकोनॉमिक, इट कैन बी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो वो सारे ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इन्वॉल्व हो रहा है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट इज कंसीडर्ड एज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो हम अकाउंटिंग क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि हमें आइडेंटिफाई कराती है कि कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है और कौन कौन से नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। और जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहली बात रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर रिकॉर्ड करी जाती है, कहीं जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है इन द जर्नल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी जर्नल बुक होती है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, दैट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। उसके बाद आते हैं क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन क्या होता है सर, क्लासिफिकेशन इज बेसिकली कि जब हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए अब हम उनको क्लासिफाई करेंगे, हम उनको अलग अलग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था आपको इसका कि हम अलग अलग कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अकॉर्डिंग जैसे अब हम मान के चलते हैं कि 10th क्लास, तो 10th में हमने सारे बच्चों को रिकॉर्ड कर लिया जो 10th पास होके 11th क्लास में आए। ठीक है, दैट इज कंसीडर्ड एज रिकॉर्डिंग। अब उसको क्लासिफाई करना, हम उनको क्लासिफाई कैसे करेंगे, हम उनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम्स, है ना। कॉमर्स अलग दे दी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट, व्हाटएवर जो भी आपकी स्ट्रीम्स है उसके आधार पर हमने हम सारे बच्चों को क्लासिफाई कर दिया। दैट इज कंसीडर्ड एज क्लासिफिकेशन की अलग अलग करना सारे सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शंस को, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या करा, आइडेंटिफाई करें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व हो रहा हो वो सारे ट्रांजैक्शन हमने क्या करे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें अकाउंटिंग। उसके बाद हमने उनको क्या करा, रिकॉर्ड करा। कहां रिकॉर्ड करा, जर्नल में रिकॉर्ड करा। ठीक है, फिर हमने उसको क्या करा, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर उसको क्लासिफाई कर दिया। कैश के ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में, क्रेडिट के ट्रांजैक्शन क्रेडिट अकाउंट में, डेटर्स के डेटर्स अकाउंट में, क्रेडिटर्स के क्रेडिटर्स लेजर में, अलग अलग लेजर्स में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया। देन वी विल समराइज इट, हम उसको समराइज करेंगे। समराइज करेंगे मतलब साल भर में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हम उसको एक उसका पूरा एक बल्क बनाएंगे और एक सिंगल पेपर पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज नोन एज समराइजिंग। ठीक है, कि हमने समराइज कर दिया उस चीज को। जैसे आपने 10th क्लास में जब इंग्लिश पढ़ी होगी तो उस इंग्लिश में आपने क्या करा होगा, बड़े बड़े चैप्टर्स है सर, 4-4 5-5 पेज के चैप्टर, तो आप क्या करोगे, उसका एक समराइज नोट बना देते हो, उसको एक शॉर्ट में समझा देते हो कि इस सब्जेक्ट में या इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में हमने ये चीजें पढ़ी थी। दैट इज नोन एज समराइजेशन। ठीक है,
तो हम उस जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं हम उसको समराइज करके एंड में काय में लिख देते हैं, P&L अकाउंट में लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं एंड बैलेंस शीट्स में लिख देते हैं. दैट इज कंसीडर्ड एज समराइजेशन. एंड लास्ट वन इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? अब हमने जब समराइज कर दिया उसको तो नाउ वी विल एनालाइज इट. हम उसको एनालाइज करेंगे, हम उसको इंटरप्रिटेट करेंगे कि भैया हमने कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, कितनी सेल्स करी, कितनी परचेज करी, कितना हमारे पास असेट रखा हुआ है, कितने हमारे क्रेडिटर्स बचे हुए हैं, कितने हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है. अब ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपको समझ नहीं आ रहा है ना, डेटर्स क्रेडिटर्स सर पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं, बैलेंस शीट वगैरह. इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो बेसिकली इसी पे डिपेंडेंट है ना. उसकी वीडियो या तो मैं इसी में इन्वॉल्व कर दूंगा या फिर नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो उसी चीज की रहेगी विच इज अकाउंटिंग टर्म्स. सो अभी आते हैं अपने नॉर्मल टॉपिक्स पर. ये 5 हमारे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. अब इसको अगर समझना हो तो एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं. ठीक है, कैसे? आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. अब एक बिजनेस है, एक बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शन हुए. एक बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हुआ कि मैंने क्लाइंट को चाय पिलाई, तो मैंने वो चाय वाले से चाय खरीदी होगी, उसमें मेरा पैसा लगा. ठीक है, ये सर इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? सर ऑफ कोर्स सी बात है, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है. क्यों? क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हुआ, मैंने सामने वाले को पैसा दिया है. दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि सर ये क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है. कोई मेरा दोस्त था जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को कोई कंसल्टेंसी दे दी जिससे मेरा बिजनेस बढ़ गया. अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है तो क्या उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा? पॉसिबल ही नहीं है सर उसको रिकॉर्ड करना. क्यों? क्योंकि वो एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ ना. तो हम सारी चीजें क्या इन्वॉल्व करेंगे जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे सारे ट्रांजैक्शंस में से, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे इन द जर्नल. अब मैंने जब वो चाय जब खरीदी थी या जब वो चाय सामने वाले को पिलाई थी, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा. मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा जर्नल में सबसे पहली बार. ठीक है, अब साल भर में कई बार चाय पिलाई होगी, जरूरी थोड़ी आज ही पिलाई. आज पिलाई, फिर 3 दिन बाद पिलाई, फिर 10 दिन बाद पिलाई, फिर 20 दिन बाद पिलाई. तो इस टाइप की जो चाय मैंने पिलाई है उसको मैंने अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड करा होगा, अलग अलग डेट पर, क्योंकि रिकॉर्डिंग डेट वाइज होती है. फिर मैं उसको क्लासिफाई करूंगा. मैं ऐसे थोड़े ढूंढता थोड़ी बैठूंगा कि हाँ 1 जनवरी को पिलाई, फिर 31 मार्च को पिलाई, फिर 5 जून को पिलाई, फिर 9 अगस्त को पिलाई, फिर 19 नवंबर को पिलाई. ये थोड़ी करता रहूंगा मैं. ठीक है, तो उस समय पर मैं क्या करूंगा? फिर उसको क्लासिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल, उसके नेचर के हिसाब से. कि एक मैंने रिफ्रेशमेंट अकाउंट बना दिया या आपने एक टी अकाउंट बना दिया, एक एग्जांपल के तौर पर है ना. टी अकाउंट जैसा कुछ नहीं होता है, बट एक एग्जांपल के तौर पर टी अकाउंट बना दिया और उसमें मैंने सारे ट्रांजैक्शंस क्लासिफाई कर दिए अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. की जब मैंने चाय के लिए पैसा दिया था वो सब मैंने एक हेड के अंदर लिख दिया. दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन. फिर समराइजिंग. अब साल भर में कितनी चाय पिलाई तो उसका एक आखिरी में बैलेंस निकल के आएगा. उस बैलेंस को मैं मेरे एक्सपेंसेस में लिखूंगा, P&L अकाउंट में लिखूंगा. दैट इज नोन एज समराइजिंग. और लास्ट में जाके मैं उसको एनालाइज करूंगा, इंटरप्रिटेट करूंगा कि हाँ भैया साल भर में 2000 रुपए की चाय जो है मैंने मेरे क्लाइंट्स को पिलाई है. दैट इज कंसिडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इन सारी चीजों पे बात करता है. क्या क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया? जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो एक स्लाइड चेंज होगी, उस पर पढ़ाऊंगा मैं, इसी वीडियो में इंक्लूड करूंगा. वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहो बिल्कुल. ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है इस वाली वीडियो में आगे, विच इज फंक्शंस, रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. क्या क्या काम है ऑब्जेक्टिव के, क्या क्या महत्व है ऑब्जेक्टिव के, रोल क्या क्या है ऑब्जेक्टिव का, या फिर बेसिकली फंक्शनिंग कैसे होती है किसी भी अकाउंटिंग की. ठीक है, तो वो काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके दायित्व क्या हैं, ये सारी चीजें जहां हम पढ़ेंगे. दैट इज कंसिडर्ड एज फंक्शन, रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. बेसिकली ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट मैंने इन सारे टॉपिक्स को एक सिंगल फेज में लाके दे दिया है आपको. एक सिंगल 5 अलग अलग टॉपिक, सब टॉपिक्स का एक पूरा वो बना दिया है, नोट्स बना दिया है, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में. क्योंकि एक ही चीज को बार बार पढ़ाना और आपको भी बार बार पढ़ना मजा नहीं आएगा, है ना.
जो भी आप बुक रिलाय कर रहे हो, वेदर इट मे बी एनसीईआरटी और सम अनदर रिफ्रेशर्स, है ना, कई सारी रिफ्रेशर्स हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट देयर आर एन नंबर ऑफ रिफ्रेशर्स, है ना। तो जो भी रिफ्रेशर आप यूज कर रहे हो, उन सारे रिफ्रेशर्स में ये सारे अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो मैंने उन सारे टॉपिक्स के जो सिमिलर सब हेड्स थे, उनको निकालकर एक पूरा स्टेटमेंट बना दिया, एक पूरा नोट बना दिया है, जिसमें आपको फंक्शन, ऑब्जेक्टिव और रोल ऑफ अकाउंटिंग एक ही जगह पर समझ आ जाएगी, है ना। यही मेरी टैगलाइन भी है कि हम लोग कॉमर्स पढ़ते हैं बिल्कुल ही सिंपल, साधारण, आसान तरीके से और मजेदार तरीके से। मजेदार तरीका इन द सेंस, मेरे जो एग्जांपल्स होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग और मजाकिया वाले होते हैं, इस वजह से। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, फंक्शन एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सबसे पहला काम अकाउंटिंग का क्या होता है, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड सर? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, सम काइंड ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स है, जैसे कि डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमें बैंक पासबुक और कैश बुक को मिलाना है तो बीआरएस अकाउंट, है ना, रेक्टिफिकेशन, एंड देयर आर एन नंबर्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप के अलग अकाउंट होते हैं, कंपनी है तो कंपनी के अलग अकाउंट होते हैं, सबके अपने अपने अकाउंट होते हैं। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को आप उनके रिलेटेड अकाउंट्स में क्या करोगे, लिखोगे, रिकॉर्ड करोगे। ये उसका काम होता है किस चीज का, अकाउंटिंग का, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हम। सिस्टमैटिक का मतलब ऐसा नहीं कि हर कैसा लिख लिया। आप आपके किराने की दुकान वाले के पास जाओगे अगर आसपास में, जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर के पास एक किराने की दुकान है, वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने कोई सामान लेके आया हूँ उधार में, तो जैसे मैंने मिल्क लेके आया तो वो लिख लेगा मिल्क, है ना, 100 रुपए का। फिर मैंने ब्रेड लेके आया तो वो लिख लेगा ब्रेड 50 रुपए की, है ना। और इस टाइप से अदर आइटम्स लिखता रहेगा, महीने के एंड में वो मुझे टोटल करके बता देगा कि भैया आपके इतने पैसे हुए, आप मुझे दे दो। इट इज नॉट ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं है। मैंने मिल्क कब खरीदा इसकी डेट कहाँ है, ब्रेड कब खरीदी इसकी डेट कहाँ है, ठीक है। तो ये इट इज नॉट कंसीडर्ड एज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि आप इसमें समझ नहीं पाओगे कि ये चीजें कब खरीदी गई, है ना। कई बार एरर्स हो जाते हैं, कोई चीज लिखना भूल जाता है सामने वाला, तो दीज आर सम काइंड ऑफ एरर्स व्हिच कैन बी कम इन अकाउंटिंग। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए अकाउंटिंग ही बनाई गई है। बेसिकली ये सारे एरर्स हैं जो रिकॉर्डिंग में आ सकते हैं, तो इनको खत्म करने के लिए अकाउंटिंग बनाई गई है, और उसमें कुछ सिस्टमैटिक टर्म्स बनाई गई हैं कि जर्नल जो है वो ऐसी ही तरीके से बनेगी, सिस्टमैटिक तरीके से बनेगी। लेजर जो है वो भी सिस्टमैटिक तरीके से ही बनेगी। ट्रायल बैलेंस जो है वो भी सिस्टमैटिक तरीके से ही बनेगा, ठीक है। P&L, बैलेंस शीट, जो भी अकाउंट आप बना रहे हो, XYZ जैसे भी अकाउंट आप बना रहे हो, वो सभी सिस्टमैटिक तरीके से ही बनाए जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग क्या करता है, मेंटेन करता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उन सबका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है अकाउंटिंग। फिर सेकंड इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। डिटरमाइन करवाता है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है भैया साल के एंड में हमें, है ना। सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं, ये हमें डिटरमाइन कर पाता है हर एक चीज, जो भी चीज मैं जानना चाहता हूं। जैसे मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कितना प्रॉफिट कमाया, मैं सीधा उसके P&L अकाउंट देखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखूंगा, और एंड में मुझे समझ जाएगा कि हाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतने करोड़ का या इतने लाख रुपए का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कमाया, या ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कमाया। अब ये नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब अपन फ्यूचर में पढ़ेंगे इसी क्लास में, 11th क्लास में। तो ये हमें बताता है, डिटरमाइन करवाता है कि कौन सी कंपनी ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया। और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, और भी चीजें, हमारी कंपनी के पास कितने बिल्डिंग्स हैं, कितने रुपए की बिल्डिंग्स हैं, ये पता करवाता है। जमीन कितने की, मशीनरी कितने की, फर्नीचर कितने की, ऑल टोटल असेट्स कितने के हैं हमारे पास, वो चीज पता करवाता है। हमें किसको कितना पेमेंट करनी है, लायबिलिटी कितनी है हमारे ऊपर, ये भी पता करवाता है। तो हर एक प्रकार की चीजें डिटरमाइन कराता है हमें क्या, अकाउंटिंग। जिसका काम होता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस and all the other things. Then third is communicate financial information to interested users. अब सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है, जो भी आपने रिकॉर्ड करे हैं ट्रांजैक्शन, वो सिर्फ अपने पास रखने के लिए नहीं, जो भी उसके इंटरेस्टेड यूजर्स हैं आप उनमें भी बांटोगे उसको। ये एक अलग से एक पूरा टॉपिक है, इसके बाद वाले इसमें पढ़ाऊंगा मैं स्लाइड में कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है और किस किस लोगों को जरूरत होती है। तो मैं वहां पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये समझो
कि ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स इंटरेस्टेड यूजर्स। जो भी उसके इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उस तक क्या पहुंचाता है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ठीक, फिर मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, भाई किसी ने केस कर दिया मेरे ऊपर, सपोज कोई क्रेडिटर था और मेरे को उसको 1 लाख रुपए देने, तो उसने कह दी नहीं नहीं 1 नहीं 2 लाख रुपए देना है, तो मेरे पास कुछ लीगल रिक्वायरमेंट हो, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट हो, तो उस समय पर अकाउंटिंग काम आती है। सपोज हम 2 पार्टनर है, हम दोनों में लड़ाई हो गई, उसने कह दिया कि ये ज्यादा प्रॉफिट ले जा रहा है, मैंने कह दिया नहीं ये ज्यादा प्रॉफिट ले जा रहा है, हम इतनी लड़ाई हुई कि कोर्ट में पहुंच गए। अब कोर्ट में प्रूव करने के लिए कि किसने कितना प्रॉफिट लिया या किसने कितना काम किया या किसने कितनी सेल्स ला के दी, इसके लिए मेरे पास कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो वो जो रिकॉर्ड में मेंटेन करूंगा वो कहाँ पे करूंगा, अकाउंट में करूंगा। और उस मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। इसलिए लीगल रिक्वायरमेंट में काम आता है। कभी भी अगर कोर्ट केस होता है या किसी प्रकार का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, उस समय पर अकाउंटिंग काम आती है। जो भी आपने रिकॉर्ड करे हैं ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली, उसके अलावा क्लासिफाई करें, आइडेंटिफाई करोगे, आप उसको समराइज करोगे, वो सारी चीजें लीगली काम आती है। दैट इज नोन एज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक, एंड लास्ट वन इज हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिजनेस विद अदर फर्म्स। अकाउंटिंग एक चीज और में हेल्प करता है, कंपेयर करने में हेल्प करता है। सपोज मैं अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग चलती है मेरी, है ना, जैसे समाधान एकेडमी नाम से ऑफलाइन कोचिंग भी, तो मेरी कोचिंग दूसरी फर्म्स के मुकाबले कितना प्रॉफिट में चल रही है, ये कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग की मदद से पता चलेगा। मैं उस फर्म की P&L निकाल के देखूंगा, मैं मेरा P&L निकाल के देखूंगा और दोनों में देख लूंगा कि हाँ सर वो मेरी जो कोचिंग है वो तो सर इस बार उसने 20 लाख का प्रॉफिट किया है, सामने वाले की जो कोचिंग है उसने तो 15 लाख का ही प्रॉफिट किया है या 25 लाख का प्रॉफिट किया, कुछ भी हो सकता है। ठीक, दैट इज कंसीडर्ड एज हेल्पिंग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिजनेस विद अदर फर्म। कंपेयर करने में हेल्प करता है हमारे बिजनेस को दूसरे फर्म से, और सिर्फ दूसरे फर्म से नहीं, हमारे स्वयं के फर्म से। मैंने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट किया था और इस साल कितना किया, ये भी तो कंपैरिजन है ना। तो ये कैसे कैसे होता है कंपैरिजन, या कौन हेल्प करता है कंपेयर करने में, अकाउंटिंग हेल्प करती है कंपेयर करने में। ठीक है, तो ऑल टोटल समझ आया क्या फंक्शन होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या रोल होते हैं अकाउंटिंग के, क्या क्या काम होते हैं अकाउंटिंग के, क्या क्या दायित्व होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फंक्शनिंग क्या होती है अकाउंटिंग की, कैसे काम करती है अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मेंटेन करती है सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सारे सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स लायबिलिटीज कितनी है ये डिटरमाइन करने का काम अकाउंटिंग का है। फिर सारे जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरेस्टेड यूजर्स को देने का काम अकाउंटिंग का है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं उसको मीट करने का काम अकाउंटिंग का है, एज अ एविडेंस काम आती है। फिर हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फर्म्स, दूसरी फर्म से मुझे कंपेयर करना है अपने आप को, या मेरे को खुद से ही कंपेयर करना है खुद को, तो उस समय पर मुझे अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये था आपका सेकंड वाला टॉपिक, विच इज फंक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? अब मैं ऐसे ही धीरे धीरे जो हमारी वीडियोस हैं उसका जो साइज है वो बढ़ाता जाऊंगा। जैसे कल वाली जो वीडियो डली थी उसमें शायद वो 15 या 20 मिनट की है, ये वाली जो वीडियो है ये अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स की आएगी। ठीक है, और ऐसे कर करके मैं 30 मिनट्स तक की वीडियो आपकी लेकर जाऊंगा। 30 से ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भी मालूम है 30 मिनट से ज्यादा बच्चा नहीं पढ़ पाता, कॉमर्स के बच्चे हैं आखिरकार अपन, है ना। सॉरी तो 30 मिनट तक की मैं वीडियो लेकर जाऊंगा, और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 31 दिसंबर तक आपका पूरा 11th क्लास का जो टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कराऊंगा, और फिर हम जनवरी से रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, हम हमारे वन शॉट्स स्टार्ट करेंगे, हम हमारे पेपर्स की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो 31 दिसंबर तक हम लोग हमारा पूरा कोर्स खत्म कर चुके होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 31 दिसंबर से पहले ही खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी तरह उनको भी बेनिफिट मिल सके और मुझे भी बेनिफिट मिल सके। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।